हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों, आज हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा जाएगा जिसका नाम है समास। समाज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाएं जो आप लोगों की होने वाली हैं, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे अभी हाल ही में होने वाला हो लेखपाल हो, ठीक है, तो बहुत सारे सवाल जो या यूपी टेट हो, बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। तो आइए अच्छे से पढ़ा जाए और आज के बाद मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आप लोगों को फिर समास पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं समास, ठीक है। तो समास को आप लोग जानिएगा कि समास क्या होता है। तो समास जो होता है, ये इसकी परिभाषा जो होती है वो आप लोग याद रखेंगे कि समास जो होता है वो दो पदों के मेल को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा समास जो है वो दो पदों के मेल को कहते हैं। दो पद का मतलब होता है मतलब दो शब्द, ठीक है, दो सार्थक शब्द। याद रखिएगा, अगर शब्द की बात जब भी करेंगे तो दो सार्थक शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। तो उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कंपटीशन की किताबों में आप लोगों को अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं, लेकिन आप लोग सीधा सवाल या इजी वाला जानिएगा कि दो पदों के मेल को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे आपका कुछ भी ले सकते हैं कि जैसे अगर कुछ हो तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कार्यकुशल, ठीक है। कार्यकुशल एक शब्द है जिसको कार्यकुशल बोलते हैं, जिसमें कार्य और कुशल दो पद हैं, ठीक है, और दोनों को मिलके कार्यकुशल। जब इसका विग्रह करते हैं यानी इसका अलगाव करते हैं, ठीक है, समास का हमेशा याद रखिएगा अलगाव किया जाए। अलगाव करने की प्रक्रिया का नाम विग्रह है। तो जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा, ये विग्रह जब भी इसका बनाएंगे तो होगा क्या, आप लोग याद रखिएगा, कार्य में कुशल, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें जो में होता है ये विग्रह करने पर क्या हुआ, लोप हुआ जो रहता है समास में, ये विग्रह करने पर ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कार्य और कुशल दो पद थे और जो मिलने के बाद समासिक पद जो बना था वो कार्य कुशल बना था, ठीक है, और विग्रह करने पर में जो होता है वो अस्तित्व में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि समास जो है वो दो पदों के मेल को कहते हैं, ठीक है। और अब क्या सवाल इससे बनते हैं, बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग मतलब चीजें मिलती हैं आप लोगों को, लेकिन याद रखेंगे कि समास जो है, समास के 6 प्रकार होते हैं, 6 प्रकार, ठीक है। समास जो होता है वो हिंदी में 6 प्रकार का होता है। अब 6 को जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग कि 6 कौन कौन होते हैं। तो याद रखेंगे 6। आज ऐसा ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों कि दोबारा आज के बाद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 6 देखिए दोस्तों, पहला आपका होता है अव्ययी भाव समास, ठीक है। पहला होता है अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है आपका, दूसरा या कोई नंबर पे भी ले लीजिए कि दूसरा होगा तत्पुरुष समास। तीसरा होगा द्विगु समास। चौथा होगा द्वंद्व समास। और 5वां होगा कर्मधारय। और 6ठा होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो पहले तो इसकी संख्या याद रखिए और 6 का नाम याद रखिए। जो ये समास जो होता है 6 प्रकार का जो होता है उसका नाम जरूर से याद रखिएगा। और ये बार बार कंपटीशन में पूछता है कि इनमें से कौन सा समास है या कौन सा समास नहीं है या कौन कौन से समास होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये पहले ही आपका हेल्प कर जाता है कि समास कितने प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अव्ययी भाव समास और मतलब इन समूह की अगर परिभाषाओं के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत सारा रटना पड़ जाएगा। और हम आपको अब आज ऐसा ट्रिक बता देंगे जिससे बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की दरकार है। और आज समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज है। जैसे अव्ययी भाव समास है तो आप लोगों को क्या मैं पहले बताया हूँ कि समास में क्या होता है कि 2 पद होते हैं। ये 2 पद कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे एक प्रथम पद होगा और एक अंतिम पद होगा या दूसरा पद होगा, है ना दोस्तों। कभी भी याद रखिएगा कि समास जब 2 पदों के मेल को बनता है तो उसमें प्रथम पद होगा और दूसरा क्या होगा, अंतिम पद होगा, ठीक है।
अंतिम या दूसरा पद होगा। तो ये याद रखेंगे, यानी दो पद हमेशा मिलना चाहिए। तो हर समास जो इसके प्रकार है उसमें भी प्रथम पद होगा और द्वितीय पद होगा या अंतिम पद होगा। तो उसी तरह है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि प्रथम पद को अगर फर्स्ट लिख दें और दूसरे को हम लोग सेकंड लिख के देखा जाएगा। ठीक है, जल्दी से समझने के लिए ये ट्रिक थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों को, जैसे हमेशा याद रखिएगा। अब परिभाषा ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है और समझने की दरकार है, तो याद रखेंगे। अब इसमें भी क्या होगा कि प्रथम होगा पद और द्वितीय होगा पद, ये याद रखेंगे। इसमें भी प्रथम होगा पद और इसमें भी द्वितीय होगा पद, इसमें भी प्रथम पद होगा और इसमें भी द्वितीय पद होगा। ठीक है दोस्तों, तो सब में पहले लिख के बता देते हैं हम लोगों को, जल्दी से बताने के लिए ये सब चीजें मैं कर रहा हूं। ठीक है, और परिभाषा भी साथ साथ आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि प्रथम और द्वितीय। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए। प्रथम का मतलब होता है प्रथम पद, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम पद और द्वितीय का मतलब होता है अंतिम पद या सेकंड पद, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या होता है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास जो होता है इसकी परिभाषा होती है कि अव्ययीभाव समास का जो अव्ययीभाव समास वो समास होता है जिसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। यानी ये वाला जो पहला वाला पद है ये क्या होगा, ये अव्यय होगा और क्या करेगा, इसकी ही क्या होगी, प्रधानता होगी। ठीक है, पहला पद क्या होगा, अव्यय होना चाहिए और उसकी क्या होनी चाहिए, प्रधानता भी होनी चाहिए। अब दिमाग में आता होगा दोस्तों कि अव्यय क्या चीज होता है। तो अव्यय शब्द क्या होता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि अव्यय क्या होता है। तो अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिसपे, याद रखिएगा, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिसपे लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव न पड़े। हमेशा याद रखिएगा कि अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिसपे लिंग, वचन, कारक आदि शब्दों का प्रभाव न पड़ता हो या लिंग, वचन, कारक का प्रभाव न पड़ता हो। इसके अलावा भी इसको याद रखेंगे कि ये क्या होता है कि ये इसका अव्यय जो होता है, अव्ययीभाव समास जो होता है, इसके अलावा भी ट्रिक जानेगा। इसको अगर दूसरे तरीके से याद रखेंगे तो और करके जानेंगे। इसका प्रथम शब्द क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, या तो अव्यय होगा या तो क्या होगा, उपसर्ग होगा, डेफिनेटली उपसर्ग होगा। ठीक है, तो उपसर्ग भी आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। हमेशा याद रखिएगा उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के क्या होता है, प्रारंभ में जुड़ता है, जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मीन्स होता है पहले, फिक्स मीन्स होता है जोड़, पहले जिसका जोड़ हो जाए वही उपसर्ग होता है। यानी अव्ययीभाव समास वो समास होता है जिसका प्रथम पद क्या होगा, वो अव्यय होगा और जिसकी प्रधानता भी होगी, ये याद रखिएगा। या तो क्या होगा कि उसका पहला पद ही क्या होगा, उपसर्ग होगा। अब जैसे में याद रखेंगे, जैसे देख लिया जाए, जैसे आपका क्या होगा, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, प्रतिदिन, प्रत्येक, भरपेट। ठीक है दोस्तों, बेशर्म, आजीवन। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें क्या है, ये आपके क्या है, ये सारे उदाहरण क्या है, आपके अव्ययीभाव के हैं। अब इसको समझने के लिए क्या आपको समझना होगा कि क्या ये सही है। तो देखिए यथा ये क्या है, ये अव्यय है, ये कभी भी बदलते नहीं है। दूसरी बात ये क्या है, देखिए प्रति जो है, ये दिन में प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रति जो है उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्येक में ये देखिए उपसर्ग है। ठीक है, भरपेट में भर जो है उससे उपसर्ग है, बेशर्म में शर्म में बे उपसर्ग है, जीवन में आ जो है उपसर्ग है। यानी ये इसकी पहचान ही होती है। और दूसरी बात ये कभी भी याद रखिएगा, इसको लिंग वचन, ये जितने भी शब्द लिखा हूं, इसको लिंग वचन कारक के साथ रख के देखिएगा, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण सही पर लेके देख सकते हैं। जैसे ये आपका है प्रतिदिन, एक शब्द लीजिए और इसको लिंग पे रख के देखा जाए। लिंग का मतलब होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग यानी महिला हुई और पुल्लिंग यानी पुरुष हुआ। यानी स्त्रीलिंग के साथ यानी स्त्री के साथ अगर प्रतिदिन और पुरुष के साथ प्रतिदिन जस का तस रहे, कोई परिवर्तन ना हो, यानी वो क्या होगा, ये अव्यय शब्द होंगे। ठीक है, जैसे आपका मीरा,
जैसे देखिए एक सेंटेंस बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे मीरा प्रतिदिन स्कूल जाती है, मीरा स्त्रीलिंग है, प्रतिदिन स्कूल जाती है। सेंटेंस में रख के देखिए दोस्तों, ठीक है, सेंटेंस रख के देखेंगे कि मीरा प्रतिदिन स्कूल जाती है। उसी को हम अगर पुल्लिंग कर देते हैं मोहन, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। ये प्रतिदिनवा जो है वो जस्ट कब तक सही रह गया, ये तो परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक है, अगले उदाहरण पे देखिए, जैसे मीरा आजीवन अविवाहित रहती है, मोहन आजीवन अविवाहित रहता है। जस्ट कब तक आजीवन रह गया। मीरा भरपेट भोजन करती है, मोहन भरपेट भोजन करता है। दोनों के साथ भरपेट एकदम कॉमन रह गया। बेशर्म, मीरा बेशर्म लड़की है, मोहन बेशर्म लड़का है। बेशर्म जस्ट कब तक रह गया। यानी याद रखेंगे दोस्तों, अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिसपे लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव न पड़े। यानी ऐसे शब्द कभी भी ये पूछे तो हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रख के समझेंगे कि ये जो शब्द होते हैं वो कभी भी स्त्रीलिंग, अगर कोई चीज नहीं मिला आपका तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ रख के देख लीजिएगा। अगर वो परिवर्तित नहीं होते हैं तो वो क्या होंगे, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, बस यही इसका आसान सा ट्रिक है। आई होप तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है कि तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। यानी अंतिम पद क्या है दोस्तों, ये सेकेंड वाला है, उसको दूसरा पद बोले या अंतिम पद बोले। तो इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास वो पद होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है, यानी प्रधानता दिखाता है। ये याद रखिएगा, ये दोस्तों ये याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। वही उसी तरह जिस प्रकार अव्ययी भाव समास का प्रथम पद क्या होता था, अव्यय होता था, अव्यय होगा या उसका प्रथम पद क्या होगा, उपसर्ग होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से याद रखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे। अब देखते हैं इसके ढेर सारे उदाहरण। परिभाषा हो चुकी दोस्तों, इसका इजी वे में लीजिए आप लोग। तत्पुरुष समास वे समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। बस अंतिमों पद पे फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब याद रखेंगे, जैसे देख लेते हैं, जैसे कोई भी आप शब्द लेके देख लीजिए, सही है कि गलत है, तो आप देखते हैं समझा जाए। जैसे आपका होता है सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, नेत्रहीन, रस भरा, माखन चोर, माखन चोर, और भी ढेर सारा ले सकते हैं। गौशाला, पाठशाला। दोस्तों बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे हिंदी में ये बहुत बार पूछे गए उदाहरण है, हमेशा याद रखिएगा। देखिए नेत्र, इसका प्रथम पद क्या है, नेत्र है, और दूसरा पद क्या है, हीन है। याद रखेंगे, नेत्र मीन्स होता है आंख, लेकिन हीन ज्यों इसमें जुड़ता है, दूसरा पद ज्यों जुड़ता है वो अंधा हो जाता है। यानी हीन शब्द जो है वो उसकी प्रधानता यहाँ पे दिख रही है कि नेत्र माने होता है आंख, लेकिन ज्यों हीन जोड़ेंगे आप वो नेत्रहीन यानी अंधा हो जाएगा, यानी दूसरे शब्द की यहाँ पे प्रधानता दिखती है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखेंगे कि इसमें दूसरा शब्द जो होता है वो प्रधानता दिखाता है, जो बोला गया है अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें सारे हैं, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करना, ठीक है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करना, ठीक है, रस भरा यानी रसों से भरा, ऐसा एकदम रसीला टाइप का होगा। तो इसी तरह माखन चोर, चोरवा पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, ये जो तत्पुरुष समास है, इसको फिर परिभाषित कर देता हूं आप लोगों को कि तत्पुरुष समास वो समास होता है जिसका दूसरा पद यानी उत्तर पद, यानी उत्तर पद बोलो, दूसरा पद बोलो या अंतिम पद बोलो, यानी तीनों में से कोई एक बोलिए आप, तब भी वही प्रधानता दिखाता है। यही आपका क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। आगे बढ़ जाते हैं द्विगु की तरफ। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास की परिभाषा होती है दोस्तों, याद रखेंगे, इसमें भी दो पद डेफिनेटली होंगे, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि द्विगु समास वो समास होता है जिसका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक। बस दोस्तों परिभाषा हो गई। इसका दूसरा पद, इसका प्रथम पद जो होता है, इसका ये जो पहला पद है, ये आपका क्या है, ये आपका संख्यावाचक होता है, यानी संख्या को ही बताएगा।
द्विगु समास वह समास होता है जिसका पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होगा। यानी जब भी उसको शुरू करेंगे, उस समासिक पद की जब भी शुरुआत करेंगे वो डेफिनेटली किसी संख्या से शुरू होगा, ये याद रखेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कोई शब्द लिख के देखते हैं, जैसे दोपहर, चौराहा, अठन्नी, नवग्रह, नवरात्र, पंचवटी, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान से आप लोग देखिए तो इसमें पहला पद ही क्या है, यानी स्टार्टिंग वाला जो भी पद है वो किसी न किसी संख्या को इंडिकेट करता है। देखिए दोपहर में दो को इंडिकेट करता है, यानी 2 को, चौराहा में 4, अठन्नी में 8, और आपका नवग्रह में 9, नवरात्र में 9 और पंचपटी में 5। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यह आपका त्रिकोण भी आप ले सकते हैं, एक त्रिकोण में आपका 3। ठीक है दोस्तों, यानी ये ऐसे शब्द होते हैं जो आपका इसमें पहला पद जो होता है वो किसी न किसी संख्या को ही बताएगा, ये याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ डेंजर शब्द होते हैं जिसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। वो पहला पद जरूर संख्या वाचक होगा, लेकिन वो आपका द्विगु नहीं होगा, ये ख्याल रखिएगा, वो द्विगु नहीं होगा। जैसे दशानन में 10 आता है, पंचमुख में 5 आता है, तो दशानन में 10 जो होता है, या त्रिनेत्र में 3 जो होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये चतुर्भुज में 4 होता है, ये डेंजर होते हैं, या कहीं न कहीं हिंदी वर्जन में ये गुगली होते हैं, जैसे क्रिकेट में गुगली होती है, पता नहीं चलता है। उसी तरह क्या होता है कि द्विगु समास में भी कुछ ऐसे जो संख्यावाचक शब्द, जो संख्यावाचक तो जरूर देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संख्यावाचक जरूर दिखते हैं, लेकिन वो ये होते नहीं हैं, वो असली में होते हैं बहुवीरी समास। ठीक है, जैसे दशानन में 10 मुख हो जिसके, यानी 10 जरूर है लेकिन 10 मुख हो जिसके, अर्थात रावण। वो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे, पहले यहां समझ लीजिए आप लोग कि द्विगु समास में क्या होता है, उसका पहला पद जो होता है वो डेफिनेटली संख्यावाचक होता है। ये इसका ट्रिक होता है, बस संख्या देखिए लेकिन थोड़ा सा रुक के समझिए उसको कि कहीं न कहीं वो आपका बहुगिरी नहीं न है, थोड़ा सा बहुगिरी की तरफ सोचिए। अगर बहुगिरी नहीं है वो, तो आपका डेफिनेटली वो क्या होगा, द्विगु होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास की तरफ। द्वंद्व समास में की परिभाषा होती है, याद रखेंगे दोस्तों, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी परिभाषा होती है कि द्वंद्व समास वो समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी प्रथम और द्वितीय या अंतिम पद दोनों पद प्रधान होते हैं। तो याद रखेंगे कि द्वंद्व समास वो समास है जिसका दोनों पद प्रधान होता है। परिभाषा हो गई दोस्तों, और इसका जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी याद रखिएगा, इसकी एक और पहचान होती है। ठीक है, जैसे से पहले आप लोग देखिए कि द्वंद्व समास वो समास होता है जिसका क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, और इसका एक चिन्ह होता है जो पहचान चिन्ह होता है, जो देखेंगे आप लोग तो योजक एक डैश वाला चिन्ह होता है, योजक का चिन्ह बीच में लगा होता है। उसके अलावा इसकी और एक तो पहचान आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो शायद आप लोगों के लिए हेल्पिंग हो जाएगा, कि कहीं न कहीं इसके दोनों पद जो होते हैं वो प्रतिद्वंदी होते हैं। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीतार्थ होते हैं, और कहीं न कहीं वो लड़ते हुए प्रतीत होते हैं। द्वंद्व मीन्स होता है दोस्तों लड़ना, और कहीं न कहीं वो दोनों पद क्या होते हैं, आपस में लड़ते हुए प्रतीक दिखाई देते हैं। इसीलिए इसका एक चिन्ह ये भी याद रखिएगा कि कहीं न कहीं ये जो पद होते हैं वो द्वंद्वात्मक की श्रेणी में होते हैं, और कहीं न कहीं विपरीतार्थ होते हैं। तो जैसे देख लिया जाए कि जैसे में देखेंगे माता पिता, देखिए योजक का चिन्ह देखिए दोस्तों, दिख रहा है ना आपका, बीच में ये देखिए योजक का चिन्ह है, ये डैश का जो चिन्ह है इसको योजक बोलते हैं। माता पिता, ठीक है, राजा रानी, रात दिन, सुबह शाम। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि ये दोनों विपरीतार्थ हो। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जैसे आपके विपरीतार्थ नहीं भी होंगे, जैसे नदी नाले, और योजक खोजते रह जाएंगे दोस्तों तो योजक भी नहीं मिलता है। जैसे एक डेंजर पूछता है धर्माधर्म,
ठीक है। ये भी क्या है, धर्माधर्म में आपका क्या है, धर्माधर्म में आपका द्वंद्व ही समास है, क्योंकि अगर इसमें योजक नहीं भी है तो याद रखेंगे दोस्तों धर्माधर्म जो है ये भी एक द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। कैसे इसको समझेंगे, जब मैंने क्या बोला, इसको क्या करिएगा, विग्रह करेंगे। जब भी विग्रह यानी अलगाव करेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा। जब अलगाव करेंगे तो धर्म, इसका विग्रह अगर करेंगे, देखते हैं दोस्तों, इधर देख लीजिए, विग्रह करने पर क्या होता है, प्रथम और द्वितीय पद अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धर्म प्लस अधर्म। ठीक है, धर्म प्लस अधर्म। ठीक है, धर्म प्लस अधर्म यानी धर्म अलग हो जाएगा और अधर्म अलग हो जाएगा, ये याद रखेंगे। धर्म का उल्टा क्या होता है, अधर्म। इस तरह से भी आप पकड़ेंगे, एक तो विपरीतार्थ मिलेगा। मैंने क्या बोला कि द्वंद्व समास में थोड़ा सा आप लोग अगर केयर करें तो विपरीतार्थ शब्द मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें योजक ही खोजते रहेंगे। कभी कभी योजक नहीं भी दिया रहता है, वो भी क्या होता है, द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। तो बहुत सारे इसके तरीके होते हैं जिसको याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर ये योजक है, जब योजक जब हटाएंगे, विग्रह करेंगे, जब उसका अलगाव करेंगे तो और इसमें जब विग्रह करेंगे तो और या छुपा रहता है। विग्रह करने पर जैसे सुबह या शाम हो जाएगा या सुबह और शाम हो जाएगा, यानी ये दोनों या और छिपा रहता है। विग्रह करने पर द्वंद्व में ये क्या होता है, सामने आ जाता है, फ्रंट पर आ जाता है। तो कभी भी इसकी पहचान ये भी होती है। तो आप जैसे समझ ले दोस्तों, और आई होप सो ये आपको ये सब बातें समझ में आई होगी। अब कर्मधारय की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कर्मधारय समास की परिभाषा होती है, याद रखेंगे। इसका इजी ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका प्रथम पद क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे। इसका प्रथम पद जो होता है यानी पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है। पहला जो होगा वो विशेषण होगा। दूसरा क्या हो सकता है, संज्ञा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, संज्ञा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका क्या होगा, पहला पद डेफिनेटली क्या होगा, विशेषण होगा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं इसको। या तो एक इसका मैथ के तरीके से मैं बता देता हूं कि कर्मधारय इक्वल टू होता है, कर्मधारय इक्वल टू होता है विशेषण प्लस विशेष्य। दोस्तों याद रखिएगा, कर्मधारय इक्वल टू होता है विशेषण प्लस विशेष्य। हमेशा याद रखेंगे, विशेषण जो होता है वो पहले पद की दूसरे पद की पहला पद विशेषता बताता है। विशेष से मतलब होता है, विशेष पद उसे कहते हैं या विशेष शब्द उसे कहते हैं, विशेष्य जिसको बोलते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि दूसरे पद की विशेषता पहला पद बताता है, इसीलिए ये विशेषण होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो हमेशा याद रखेंगे कर्मधारय में पहला पद हमेशा क्या होता है, विशेषण होता है। अब जैसे देख लीजिए, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा कि कर्मधारय इक्वल टू विशेषण प्लस विशेष्य। ठीक है, विशेषण ये प्रथम पद था और ये सेकंड विशेष्य था। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि विशेष्य यानी विशेष्य की विशेषता विशेषण बताता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे होगा आपका महात्मा, ठीक है, महाकवि, महावीर, बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा। पीतांबर, महाऔषधि, लौह पुरुष। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण है, कुछ उदाहरण से हम लोग समझेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें जो होता है इसका पहला पद, जैसे कवि एक पद है, महाकवि एक, देखिए ये महाकवि शब्द में आप ख्याल करेंगे, इसमें दो पद विद्यमान, एक कवि है, एक महा है। कवि जो होता है वो नॉर्मल कवि होता है, लेकिन महा जो जुड़ता है वो स्पेशलाइजेशन या श्रेष्ठ की तरफ ले जाता है, यानी कवियों में जो हो महान। ठीक है, यानी ये क्या होता है, ये श्रेष्ठ होता है और ये कवि की विशेषता बताता है, यानी महा जो होता है वो उसको अलग कर देता है सारे कवियों में से। वीर, देखिए महावीर में क्या होगा कि महावीर में वीर मतलब होता है बहादुर। ठीक है, लेकिन महावीर होता है बहादुरों में जो सबसे वीर हो। ठीक है, तो यानी वीर की क्वालिटी ये महा बता रहा है। ठीक है,
पीतांबर में देखिए, पीतांबर डेंजर है, याद रखेंगे दोस्तों। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुगिरी में भी आएंगे और इसमें भी आएंगे, कर्मधारय में भी आएंगे, ठीक है। तो पीतांबर आप देखते हैं, पीतांबर जब अगर कर्मधारय में होगा तो इसका होगा कि पीत हो अंबर जिसका, ठीक है। लेकिन अगर बहुगिरी में जाएगा तो पीतांबर का जो बनाएंगे, पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात विष्णु, ठीक है। तो ये पीतांबर दोनों में आता है, कर्मधारय में भी आता है, बहुगिरी में भी आता है। तो इसको याद रखेंगे, ये दोनों समास में आता है। लेकिन अगर कभी भी पीतांबर पूछे तो पहले बहुगिरी की तरफ जाइए, क्योंकि ये विशेष अर्थ देने वाला शब्द बन जाता है। लेकिन अगर बहुगिरी में न इसका कुछ हो, ठीक है, बहुगिरी अगर ऑप्शन में न हो तो डेफिनेटली कर्मधारय होगा। बहुत सारे और भी उदाहरण है, जैसे आपका चरण कमल, ठीक है दोस्तों। चरण कमल भी क्या है आपका, ये भी आपका कर्मधारय है, ठीक है। कमल के समान जिसके चरण हो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, और एक चीज और भी याद रखेंगे, कर्मधारय में हमेशा क्या होता है, तुलना होती है, तुलनात्मक होता है। जैसे क्या हुआ है, देखिए अब तुलना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमल की तुलना चरण से हो रहा है, ठीक है। तो तुलनात्मक अध्ययन होता है, तुलना जरूर होता है। तो इसकी एक और भी, इसका कर्मधारय को हमेशा याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि कर्मधारय में तुलना होता है, तुलना जरूर होगी किसी न किसी से, ठीक है। तो तुलनात्मक ये होता है, यानी इसमें कभी न कभी आप ख्याल करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि कहीं न कहीं पहला और दूसरे शब्द में, कुछ शब्दों में आपका क्लियर कट दिखेगा कि तुलनात्मक होगा जरूर, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि कर्मधारय समास वो समास होता है जिसका प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं बहुवीरी समास की तरफ। बहुवीरी समास को याद रखेंगे दोस्तों, बहुवीरी समास वो समास होता है जिसका दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता, ठीक है। बहुवीरी समास वह समास होता है कि जिसमें से कोई पद प्रधान नहीं होता, न पहला पद प्रधान होता है न अंतिमवा पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें प्रथम और द्वितीय मतलब कोई पद प्रधान नहीं होता है। लेकिन याद रखेंगे, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो कोई विशेष अर्थ, लेकिन यह कोई विशेष अर्थ देने वाले पद का, पद के बजाय आप लिख सकते हैं, शब्द भी लिख सकते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। फिर जल्दी से बता दे रहा हूं आप लोगों को कि बहुवीरी समास वो समास होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी प्रथम भी और द्वितीय, यानी प्रथम और अंतिम कोई पद प्रधान नहीं होगा। लेकिन ये जब जुड़ेंगे, दोनों का जब समास बनेगा तो ये कोई विशेष अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण करेगा, ठीक है दोस्तों। इसका एक और भी ट्रिक याद रखिएगा कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बहुवीरी हमेशा याद रखेंगे कि आपके हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता होते हैं उनको याद रखिएगा, देवी देवताओं से संबंधित नाम, याद रखेंगे दोस्तों, देवी देवताओं से संबंधित नाम जो होते हैं ये बहुवीरी के ही होते हैं। ज्यादातर इसके उदाहरण देवी देवताओं से संबंधित नाम होते हैं। हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता ज्यादातर हैं उनको क्या होते हैं कि एंशियंट यानी प्राचीन काल के जो लोग होते हैं जिनके नाम थे या देवी देवताओं के जो नाम थे उनसे रिलेटेड होता है ज्यादातर ये। जैसे आप लोग जैसे देख लीजिए, जैसे में आप लोग देखेंगे, ठीक है, दशानन, ठीक है, दशानन, त्रिनेत्र, पंचमुख, चंद्रशेखर, शूलपाणी, लंबोदर, ठीक है दोस्तों। दशानन, त्रिनेत्र, पंचमुख, चंद्रशेखर, शूलपाणी, लंबोदर, ठीक है दोस्तों। और भी वीड़ा पाड़ी आप ले सकते हैं, ठीक है, वीड़ा पाड़ी हुआ, चंद्रमौली हुआ, ठीक है, गंगाधर हुआ, ठीक है, बहुत सारे आपका नाम है। और भी ले सकते हैं, घनश्याम हुआ, बहुत सारे नाम ले सकते हैं आप जो आपका दशानंद का
मतलब सॉरी बहुगिरी समास के उदाहरण है। मिठबोल भी होता है, कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जो देवी देवताओं से नहीं होगा, वो मिठबोल भी होता है। ये भी क्या होता है, आपके उसी के उदाहरण में आएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, पहले इसका कैसे समझा जाता है याद रखेंगे। जैसे दशानंद में क्या होता है, 10 आया, त्रिनेत्र अभी बोला था ना आप लोगों को कि इसमें पहली संख्या 10 आ जाती है, त्रिनेत्र में 3 आ जाता है, पंचमुख में 5 आ जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे ये सारे उदाहरण बहुगिरी के हैं, क्योंकि ऐसे याद रखेंगे दशानंद मीन्स होता है 10, दशानंद का मतलब होता है 10 आनंद हो जिसके, अर्थात रावण। ठीक है दोस्तों, अर्थात यहाँ पे आप लोग जानेंगे कि अर्थात जो होगा वो रावण के सेंस में बोला जाता है। रावण को क्या थे, 10 मुख थे ना, तो वही चीज बोला जाता है कि अर्थात रावण। उसी तरह त्रिनेत्र, 3 नेत्र हो जिसके, अर्थात भगवान शंकर यानी शिव जी के जो है वो 3 नेत्र होते हैं। तो हमेशा मैंने बोला ना देवी देवताओं के नामों से रिलेटेड ये समास होते हैं। उसके बाद पंचमुख, 5 मुख हो जिसके, अर्थात आपके हनुमान। ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्रमा हो जिसके शिखर पर, अर्थात शिव। चंद्रमा शिखर पे होते हैं, शिव जी के जटा में रहते हैं, लगा रहता है, तो आप लोग देखते हैं कि चंद्रमा हो जिसके शिखर पर। उसी तरह शूलपाणी, त्रिशूल को धारण करने वाला यानी कौन, शंकर। आपका लंबोदर, लंबा उदर हो जिसका, अर्थात गणेश। उसी तरह पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। ठीक है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। ठीक है दोस्तों, इस तरह से याद रखेंगे आप। इसी तरह से ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। समास बहुत ही इजी होता है चैप्टर, लेकिन अगर इसको समझ लिए दोस्तों तो हमेशा ये आपका काम करेगा। और नहीं तो इससे जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो ज्यादातर लड़कों से गलत हो जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसको समझने के लिए। फिर एक बार आप लोगों को बता देता हूं समास क्या होता है। समास में 2 पद होते हैं, 2 पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जिसमें 2 पद मिलता है, जो पहला पद होता है उसमें और एक अंतिम पद यानी दूसरा पद होता है। कभी भी समास बनते वक्त 2 पदों का मेल होगा। जैसे कार्य और कुशल 2 पद आप लोग को दिखे थे। और समास का हमेशा उल्टा क्या होता है, कभी कभी सवाल पूछता है कि समास का उल्टा क्या होता है, तो समास का उल्टा विग्रह होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार संधि का उल्टा विच्छेद होता है। ठीक है, तो समास को अलग करने वाली प्रक्रिया का नाम विग्रह है। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। समास कितने प्रकार का होता है, तो समास जो होता है आपका क्या होता है, 6 प्रकार का होता है। समास जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा। कौन कौन है, तो आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। जल्दी से इसको समेट देता हूं आप लोगों को दोस्तों। अव्ययी भाव समास वो समास होता है, अव्ययी भाव समास वो समास होता है, याद रखेंगे, जिसका क्या होगा, जिसका प्रथम पद क्या होगा, अव्यय होगा और जो प्रधानता भी दिखाएगा। अगर ये भी भूल जाते हैं दोस्तों तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है, प्रथम पद इसका डेफिनेटली उपसर्ग होता है। ठीक है, तो कभी भी याद रखिएगा, इस तरह से पहचानिएगा आप लोग भी। और बहुत सारे इसके उदाहरण भी मैं लिखा हूं, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, भरपेट, ठीक है, बेशर्म, आपका ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमेशा याद रखिएगा। वो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। दूसरा उदाहरण, दूसरा आपका समास जो होता है वो तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष समास का जो होता है इसका दूसरा पद क्या होता है यानी अंतिम पद क्या होता है, वो हमेशा याद रखेंगे। आपका अंतिम पद ही प्रधान होता है, ये याद रखिएगा। और अंतिम पद ही प्रधानता दिखाता है। देखिए सुख प्राप्त में प्राप्त उदाहरण, प्राप्त जो है ये प्रधानता दिखा रहा है। स्वर्ग प्राप्त, नेत्रहीन में हीन, रसभरा में भरा और माखन चोर में चोर पर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। द्विगु समास में दोनों पद क्या होते हैं, द्विगु समास में इसका प्रथम पद क्या होता है, वो संख्यावाचक होता है, जो किसी न किसी गिनती को बताएगा ही। याद रखेंगे, इसका पहला पद किसी न किसी गिनती को बताएगा ही। तो याद रखेंगे, जैसे दोपहर हुआ, चौराहा हुआ, अठन्नी हुआ, नवग्रह हुआ, नवरत्न हुआ, आपका पंचवटी हुआ, त्रिकोण हुआ। ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो उसकी पहला संख्या हमेशा क्या होता है, पहला पद क्या होता है, हमेशा संख्यावाचक बताता है दोस्तों। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे, इसमें कुछ ऐसे सवाल, ऐसे भी पद होते हैं, मतलब जब भी समास पूछे तो इसमें कुछ ऐसे पद भी होते हैं जो जरूर संख्या बताते हैं, जैसे दशानंद हुआ, त्रिनेत्र हुआ और पंचमुख हुआ। लेकिन ये तीनों डेंजर होते हैं, इसको याद रखिएगा। पहले कभी भी इस तरह का उदाहरण दे तो बहुगिरी की तरफ जाइए, तो याद रखेंगे दोस्तों। कर्मधारय की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी द्वंद्व की तरफ बढ़ते हैं, इसका दोनों पद प्रधान होता है। याद रखेंगे दोस्तों, द्वंद्व समास में इसके दोनों पद प्रधान होते हैं और इसका चिन्ह जो होता है वो योजक होता है। ठीक है, दिखता है, पहचानने का तरीका उसमें बीच में जरूर योजक लगा रहेगा। लेकिन किसी किसी
किसी किसी उदाहरण में योजक नहीं लगा रहेगा, जैसे धर्माधर्म में नहीं लगा था, मैंने आप लोगों को बताया, तो ख्याल करिएगा। लेकिन ये दोनों पद लगभग विपरीतार्थ होते हैं और अपोजिट होते हैं इस तरह से भी, और जरूरी नहीं है कि अपोजिट ही हो, जैसे नदी और नाले ये दोनों लगभग अपोजिट नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं कर्मधारय। कर्मधारय का प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है, और द्वितीय पद जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। इसमें याद रखेंगे, यानी विशेष से होता है या संज्ञा होता है या कर्ता होता है, कुछ भी याद रख सकते हैं। दूसरा पद जो होता है उसका कुछ भी याद रख सकते हैं, लेकिन पहले पे ध्यान देंगे, बस विशेषण होगा। महात्मा, महाकवि, महावीर, पीताम्बर, महाऔषधि, लौह पुरुष और चरण कमल। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, ये हमेशा इसके उदाहरण होते हैं। और इसको एक ट्रिक द्वारा याद रखिएगा कि कर्मधारय में तुलना जरूर होती है, तुलना किया जाता है, तो ये इसका ट्रिक भी है, ये याद रखिएगा। बहुब्रीहि समास में याद रखिएगा, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी प्रथम और द्वितीय में से कोई पद प्रधानता नहीं दिखाता है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो कोई विशेष अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण करते हैं। और ज्यादातर क्या होता है कि देवी देवताओं के उपनाम होते हैं या नाम होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, जैसे दशानंद हुआ, त्रिनेत्र हुआ, पंचमुख हुआ, चंद्रशेखर हुआ, शूलपाणी हुआ, आपका लंबोदर हुआ, ठीक है, पीताम्बर हुआ, ठीक है, चक्रधर हुआ, ऐसे करके याद रखिएगा, चंद्रमुख हुआ, चंद्रमौली हुआ। ठीक है, तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको बहुत सारा समझ में मतलब देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे नए होंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पे नए होंगे तो ढेर सारे दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक और शेयर ढेर सारे लोगों में करिए, और चैनल पे बने रहिए। हम आप लोगों की मदद के लिए, बार बार आपकी सहायता के लिए, आपके कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा योगदान करने के लिए हमारे तरफ से पूरा प्रयास होता है। तो समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।